भाई हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। और इससे पहले पार्ट में मैंने आपको समझाया था अधिकारों के बारे में, अधिकारों घोषणा पत्र क्या होता है। और फिर मैंने वहां पे आपको आपके 6 मौलिक अधिकार और जो हमारे पहले 7 मौलिक अधिकार थे उनके बारे में समझाया था कि कैसे संपत्ति के मौलिक अधिकार को सरकार ने हटाया। और उसके बाद हमारे जो 6 मौलिक अधिकार है वो बचे। देखिए, 6 मौलिक अधिकार आपको अच्छे से पढ़ने हैं और मैं तो जानता हूँ कि भाई हर व्यक्ति को अपने अधिकारों का पता होना जरूरी है, क्योंकि जब तक आपको अपने अधिकारों की जानकारी नहीं होगी तब तक आप उनकी मांग भी नहीं कर पाओगे, अपने हक की लड़ाई भी नहीं कर पाओगे कि भाई मेरे को पता है कि ये मेरा अधिकार है, मुझसे कोई छीन नहीं सकता। तो अगर कोई छीनता है तो मुझे पता है ना कि मुझे कैसे इसका व्यवस्था करनी है, कैसे इसके उपाय करने हैं, कैसे मुझे अपने अधिकारों की मांग और अपने अधिकारों के हक के लिए लड़ना है। समझ गए? तो उसी में आपका जो 6 मौलिक अधिकार है, हम इस वीडियो के अंदर 3 मौलिक अधिकारों को पढ़ेंगे, समानता को, सुंदरता को, और तीसरा मौलिक अधिकार शोषण के विरुद्ध अधिकार। समझेंगे कि अधिकार क्या कौन कौन से मिले हैं और कब कब हमारी सरकार हमसे हमारे अधिकार छीन सकती है। चलिएगा, देखो फंडामेंटल राइट्स। देखो, पहला मौलिक अधिकार है हमारे समानता का। मैंने बताया था हमारे संविधान के अंदर भाग 3 में, किसमें? भाग 3 में। समझाया था ना मैंने आपको ये बात कि हमारे संविधान के अंदर जो हमारा भाग 3 है, इसी भाग 3 के अंदर कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार है। और जो ये 6 मौलिक अधिकार है उसमें से हम पढ़ने जा रहे हैं पहला मौलिक अधिकार, जो कौन सा है हमारा? समानता का मौलिक अधिकार। आज समझ गए? क्लियर? अब देखो, जो समानता का मौलिक अधिकार है यानी कि इक्वालिटी, इसमें हमारे को कितने आर्टिकल दिए गए हैं? 4। देखो, 1 4 5, 1 2 3 4 और 5। कभी कभी वो एक बार क्वेश्चन उसने ये पूछा था कि समानता के मौलिक अधिकार में कुल कितने आर्टिकल हैं। तो ध्यान रखना, बच्चे सोचते हैं 14 से 18, वो माइनस करते हैं तो उनको लगता है 4 आएगा आंसर। 4 नहीं, 5 है, क्योंकि 14 में भी लिखा है, 15 में भी, 16 में भी, 17 में भी, 18 में भी। तो देखोगे तो 5 हो गए आर्टिकल टोटल। ठीक है? तो 14 से 15 जो है वो कितने आर्टिकल? कुल 5 आर्टिकल हैं। जबकि मेजरली देखोगे बच्चे ना, इसमें ना 4 आंसर मार्क आते, गलती होगी थी बहुत से लोगों से, क्योंकि 14 में भी लिखा हुआ है, ध्यान रखना। तो आर्टिकल 14 जो है हमारे संविधान के अंदर, आप समझ गए? ये कहता है आर्टिकल 14, देखो 14 से लेकर 18 ये सब समानता गई है, ध्यान रखना इसमें। और ये सारे प्रावधान दिए हुए समानता को लेकर। क्लियर? तो आर्टिकल 14 में लिखा है कानून के समक्ष समानता। बात समझ गए कि कानून के समक्ष सभी लोग बराबर हैं, किसी के लिए कानून अलग नहीं है, किसी के लिए भी आपने देख। अच्छा बताओ, क्या स्त्री और पुरुष के लिए कानून अलग है? तो आप बोलोगे भैया नहीं। क्या हमारे देश में अमीर और गरीब के लिए कानून अलग है? तो बोलोगे नहीं। हमारे देश में एक बराबर कानून है, एक बराबर प्रावधान है, और सरकार सभी लोगों के साथ समानता का बिहेव करेगी। बात समझ गए? क्यों? क्योंकि सभी को कानून के सामने समानता मिली है। लेकिन लेकिन ध्यान रखना, हमारे देश में कानून तो सबके लिए बराबर है, बट सरकार या कानून सबके लिए क्या बराबर बराबर प्रावधान करता है? जैसे आप देखोगे बच्चों के साथ, बात समझ गए नहीं समझ गए, उनको जब वो अपराध करते हैं, नाबालिग जो होते हैं, देखो वो उनकी सजा का प्रावधान अलग है। समझ गए? जैसे आज भी आप देखोगे ना, हमारे देश में स्त्रियों को लेकर कानून के अंदर थोड़ी सी छूट दी जाती है। जैसे मान लो कोई लड़का है, वो लड़की लेकर भाग जाता है, नहीं समझे, तो आप देखोगे कोर्ट में ना ज्यादा करके लड़की की बात मानी जाती है। तो आप कहीं ना कहीं इस चीज को भी रियलाइज करोगे कि हमारे देश के अंदर सबके लिए कानून बराबर है, बट कानून सबको बराबर ट्रीट नहीं करता। समझ गए नहीं समझ गए? किसी को वैल्यू ज्यादा देता है, किसी को वैल्यू कम। जैसे अमीरों के लिए कानून ऑलवेज उपलब्ध है, गरीब अपना न्याय मांगते मांगते उसका न्याय हो जाता है। समझ गए नहीं समझ गए? बट गरीब को न्याय मिलना बहुत मुश्किल है। अमीर हो वही तो उसको तो न्याय जल्दी मिल जाता है। तो ये हमारे देश की एक विडंबना भी है, ध्यान रखना। तो आर्टिकल 14 क्या बोलता है कि भारत के अंदर रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति कानून के समक्ष क्या है? समान है। और सरकार या फिर हमारे देश की जो एजेंसियां हैं, सुरक्षाकर्मी हैं, वो किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे। ठीक है? और आर्टिकल 15 क्या बोलता है? ये कहता है धर्म, बात समझ गए, मूल वंश और जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। क्योंकि हमारे देश में सारे भेदभाव थे। देखो, हमारे देश में कई प्रकार के भेदभाव थे, अंतर धार्मिक भी था, अंतर धार्मिक भी था। हमारे देश के अंदर ना हिंदू धर्म के अंदर भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ऊंच नीच, ये सब भेदभाव थे। और हमारे देश के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब वाला भेदभाव भी है। तो जब धर्मों के अंदर भेदभाव होता है उसको बोलते हैं अंतर धार्मिक भेदभाव। ठीक है? और जब धर्म के अंदर भेदभाव होता है उसे बोलते हैं अतः धार्मिक भेदभाव। यानी कि हमारे देश में हिंदू मुस्लिम वाला भेदभाव भी है, हमारे देश में धर्म के अंदर ऊंच नीच वाला भेदभाव भी है। समझ गए? क्लियर? तो हमारे सरकार, हमारे संविधान क्या कहता है कि धर्म के आधार पे, वंश वगैरह के आधार पे, जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे, कि स्त्री पुरुष वाला भेदभाव भी नहीं करोगे आप, जन्म स्थान के आधार पर भी नहीं करोगे। जैसे होता है ना कि कुछ बैकवर्ड क्लास जो लोग होते हैं, या फिर कुछ ऐसे स्थान से लोग आ रहे हैं, जैसे दिल्ली के अंदर या बड़े इलाकों, बड़े शहरों में देखोगे ना, बिहारियों को अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। भाई तू तो बिहार से है, चल बिहारी, नहीं समझे, ऐसा कहकर ट्रीट किया जाता है। तो ये किस प्रकार का भेदभाव है? समझ गए ना? जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव, लिंग के आधार पर समझ गए, स्त्री पुरुष वाला भेदभाव। ठीक है? और जाति के आधार पर तो आप सभी जानते हो, ऊंच नीच वाला भेदभाव। और मूल वंश वगैरह के आधार पर कि भाई हम तो इस वंश से, हम उस वंश से, नहीं समझे। तो ऐसा बिल्कुल भेदभाव हमारे देश में क्या है? वो मना है कि आप इनमें से किसी प्रकार का भेदभाव
नहीं करोगे, ठीक है ना, धर्म के आधार पर भी नहीं करोगे। तो ये आर्टिकल 15 के अंदर बोला गया है। और आर्टिकल 16 के अंदर क्या बोला गया है कि सार्वजनिक पदों पर, यानी कि सरकारी नौकरी जो सरकार देती है, गवर्नमेंट जॉब, यानी कि पब्लिक सेक्टर में, बात समझ गए, जहां पर सरकार जॉब दे रही है, जो सरकारी शिक्षा संस्थान है, या जहां पर भी सरकार का एनरोलमेंट है, वहां पर किसी प्रकार का धार्मिक, जाति, धर्म, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। और सार्वजनिक पदों पर नियुक्ति पर क्या है, अवसर की समानता की, सभी को बराबर क्या मिलेंगे, अवसर मिलेंगे। उसका अपना एक क्राइटेरिया, इसलिए देखो कि हमारे देश में जो भी गवर्नमेंट जॉब होती है उसका अपना क्राइटेरिया होता है, उसका एक प्रोसेस होता है, उसमें सभी को बराबर बराबर हक दिया जाता है। लेकिन ध्यान रखना इसमें एक चीज को, कि आरक्षण इसके अंदर जो है, बात समझ गए, वो वैलिड है। तो आप इसमें आरक्षण को भेदभाव नहीं मानोगे। आरक्षण की इसमें क्या है, छूट दी गई है कि हाँ सरकार भेदभाव नहीं करेगी, सबको बराबर अवसर देगी। हाँ, बट कोई कम्युनिटी है, कोई वर्ग ऐसा है जिसका पिछड़ा, जो बहुत पिछड़े हैं, जिनको शिक्षा और नौकरियों में बहुत कम हिस्सा दिया गया था पास्ट में, तो सरकार अगर चाहती है कि उनको प्रमोट करना, कि वो लोग प्रमोट हो, वो लोग शिक्षा और नौकरी, बात समझ गए, इस लेवल पर आ जाएं, अपनी स्थिति को सुधारने, इसके लिए सरकार आरक्षण दे सकती है, यानी कि रिजर्वेशन दे सकती है। तो ध्यान रखना, आरक्षण भेदभाव नहीं है, ठीक। आरक्षण को सकारात्मक कार्रवाई कहा जाता है, इसको पॉजिटिव अप्रोच कहा जाता है। मैं अगर आपको बताऊं तो सरकार ने जब संविधान बनाया था उसके बाद कहा था कि हम अगले 10 सालों तक दलित जाति के लोगों को आरक्षण देंगे, और सरकार का टारगेट था कि अगले 10 सालों में इनकी जो जीवनचर्या है या फिर जो इनकी स्थिति है वो सुधार होगा और वो आगे बढ़ जाएंगे, और जब बराबरी पर आ जाएंगे तो हम इनका आरक्षण खत्म कर देंगे, ठीक है। लेकिन फिर 10 साल बाद जब हुए तब भी देखा गया कि इनकी स्थिति में भी सुधार नहीं हुआ है, तो फिर इस आरक्षण 10 साल और बढ़ाया गया, फिर 10 साल और बढ़ाया गया, और ऐसे करते 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 ये आरक्षण हर बार 10 साल बाद बढ़ जाता है दोबारा 10 साल के लिए, समझ गए। तो अभी मोदी जी ने भी बढ़ाया था इसको आरक्षण को 10 साल के लिए, समझ गए। तो ये जब भी सरकार को लगेगा कि अब हमारे देश के अंदर दलितों का उत्थान हो चुका है, जो नीची जाति के लोग जो हैं वो अब लेवल पर आ चुके हैं, उनका शिक्षा सरकारी नौकरियों में एक बराबर प्रतिनिधित्व हो चुका है, तो इस आरक्षण को खत्म किया जा सकता है। बट अभी क्यों मिलता है, समझ में आ गया, सकारात्मक कार्रवाई, क्योंकि नीची जाति दलित जाति के लोगों को ऊपर उठाने के लिए सरकार की क्या है, मदद है, इसी को आरक्षण बोलते हैं। तो आरक्षण भेदभाव नहीं है, ध्यान रखना। सार्वजनिक पदों पर कोई भी भेदभाव नहीं होगा, ये कहां बोला गया है, आर्टिकल 16 के अंदर बोला गया है। और उसके बाद 17 में क्या बोला गया कि भाई समाज में से अस्पृश्यता की क्या होगी, समाप्ति होगी। अस्पृश्यता मतलब अनटचबिलिटी, कि आप किसी के साथ आज की डेट में छुआछूत नहीं कर सकते, और ये हमारे देश में था। आप सभी को पता होगा हमारे देश के अंदर पहले भेदभाव था, ऊंच नीच था, दलित जातियों के साथ या फिर नीची जाति के लोगों के साथ, चांडालों के साथ बुरा व्यवहार किया जाता था, उन्हें गांव में आने की मनाही थी, उन्हें गांव के बाहर रहना पड़ेगा, फेंके हुए वस्त्रों का यूज करना पड़ेगा, समझ गए, लवारिश शवों को जलाना पड़ेगा, उन्हें कुओं से पानी तक पीने दिए नहीं जाता था, फेंक कर पानी देते थे उनको। अगर वो गांव में आएंगे तो करताल बजाते हुए आएंगे, पीछे झाड़ी लगा कर आएंगे ताकि उनके पैरों के निशान मिट जाए। अगर किसी ब्राह्मण ने उनको देख लिया तो अपने आप को अशुद्ध मानेगा। मतलब बहुत ज्यादा भेदभाव था, समझ रहे हो, बहुत बुरी हाल था इनका। तो इसी चीज को हमारे समाज से खत्म किया गया, समझ गए, कि आप किसी के साथ अनटचेबिलिटी नहीं करोगे। बाद में इसको लेकर कई सारे कानून भी बने, इनफैक्ट लोग अभी भी करते हैं इस चीज को। आप सोचो कि 1955 इसको मौलिक अधिकार में रखा गया, फिर 1955 में इसके लिए एक कठोर कानून लेकर आए, बाद में इसको और कठोर किया गया 1989 में, बट फिर भी हमारे देश में आज भी अनटचेबिलिटी होती है, आप आए दिन न्यूज सुनते होंगे, नहीं समझे, क्लियर। और उसके बाद अनुच्छेद 18 में कहा गया उपाधियों पर क्या लगेगी, रोक, क्लियर है, कि आप अब उपाधियां नहीं दे सकते। उपाधि मतलब होता है किसी को उपाधि दे देना, जैसे पहले जमाने में क्या था, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि मिली है, बात समझ गए, नहीं समझ गए, क्लियर है। राष्ट्रपिता की उपाधि मिली, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली है, सरदार जो है उनकी उपाधि है। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि जो है वो मिली है, किससे दी थी, वो मुगल राजा ने दी थी। तो ऐसे करके जो पहले उपाधियां दी जाती थी, नाइटहुड, सर, बात समझ गए, उन्होंने कहा, अंग्रेज भी दिया करते थे अच्छा काम करने पर उपाधि, बहुत लोगों को दी थी उन्होंने। तो जो ये उपाधियां हैं, अबॉलिशमेंट जो है, इसको अब खत्म किया गया। बोला भाई ये जो उपाधियां है ना, ये व्यक्तियों में भेदभाव करती हैं, ये किसी को श्रेष्ठ दिखाती हैं और किसी को निम्नतर दिखा देती हैं। और वो कहता है उपाधियां कभी कभी अपने स्वार्थों के लिए भी दी जाती थी, नहीं समझे। तो उपाधियों पर अंत किया गया, कहा आप उपाधियां नहीं दोगे, ये भेदभाव के खिलाफ है, मतलब ये भेदभाव करती हैं, ठीक है। हाँ, बट ध्यान रखना इसमें दो चीजें हैं, एक शिक्षा के आधार पर अगर आपको कोई उपाधि मिली है, जैसे डॉक्टर की उपाधि मिली है आपको, ठीक है, प्रोफेसर वगैरह हो गई शिक्षा वाली, और एक सैनिक वाली उपाधि, ब्रिगेडियर वगैरह हो गया, है ना। तो ये उपाधियां आप लगा सकते हो, इनकी मनाही नहीं है। इनके अलावा सारी उपाधियों पर क्या लगा दी गई है, रोक लगा दी गई है, ध्यान रखना। हाँ, अगर कोई विदेशी आपको उपाधि मिली है या किसी ने आपको उपाधि दी है, तो आप राष्ट्रपति की सलाह से, राष्ट्रपति अगर आपको एग्री करते हैं तो आप उस उपाधि को लगा सकते हो, समझ आया, क्लियर। जैसे मान लीजिए किसी को भारत रत्न मिला, तो आप उसको ये नहीं कह सकते भारत रत्न नितिन कुमार,
समझ गए? ध्यान रखना, आप किसी भी उपाधि को अपने नाम के पहले नहीं लगा सकते। ये कौन कहता है? हमारा आर्टिकल 18 कहता है। तो अब आपको एक आइडिया लग गया होगा कि समानता का जो मौलिक अधिकार है वो 14 से 18 में है, और जो इसमें 14 से 18 में हमारे मौलिक समानता का अधिकार दिया है, मतलब प्रावधान दिए गए, इसमें कितने प्रावधान है? 5। तो आर्टिकल 14 में क्या है? विधि के समक्ष समानता। आर्टिकल 15 में क्या है कि जाति, धर्म, लिंग, मूल, वंश, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करोगे। आर्टिकल 16 में क्या है कि सार्वजनिक पदों यानी कि सरकारी नौकरियों में समानता होगी, सबको बराबरी मिलेगी वहां पे। 17 में क्या लिखा है? अस्पृश्यता का अंत, कि किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करोगे, अनटचेबिलिटी नहीं करोगे। 18 में क्या है? उपाधियों का अंत। एक दो बार आप पढ़ोगे आपको याद हो जाएगा। 14 में क्या है? विधि के समक्ष समानता। 15 में जाति, धर्म, लिंग, मूलवंश, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करोगे। 16 में क्या है? पब्लिक यानी कि गवर्नमेंट जॉब के अंदर आप क्या नहीं करोगे? भेदभाव नहीं करोगे, सबको बराबर अवसर मिलेगा। 17 में क्या है? छुआछूत को समाप्त किया गया है, अस्पृश्यता का अंत किया गया है। और 18 में क्या है? उपाधियों का अंत। आई थिंक आपको याद हो गया होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट अपना मौलिक अधिकार, जिसको बोलते हैं समान सुंदरता का अधिकार। क्या बोलते हैं? सुंदरता का अधिकार। बात समझ गए? राइट टू फ्रीडम। ठीक है, चलिएगा। इसका जो आर्टिकल है ये है 19 से लेकर आर्टिकल 24। अब जो 19 से लेकर आर्टिकल 24 है, इसमें टोटल कितना आर्टिकल है? 4 आर्टिकल। आर्टिकल 19, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 और आर्टिकल 22। समझ गए? महत्वपूर्ण आर्टिकल है ये, है ना। अब अगर आप इन आर्टिकल को देखोगे तो इसमें आपको मिली है क्या? सुंदरता का अधिकार। अब इसके चारों प्रावधान समझो। देखो, आर्टिकल 19 जो है वो महत्वपूर्ण है। इसका तो भैया मीडिया वाले या बहुत सारे लोग इसका यूज करते हैं। आर्टिकल 19 में क्या बोला गया है कि जीवन और व्यक्तिगत सुंदरता का अधिकार। इसमें व्यक्ति को अधिकार मिले अपने जीवन का, और व्यक्तिगत मतलब भाई सेल्फ रिस्पेक्ट जो है ना उसी में आती है। समझ गए? नहीं समझ गए? भाई मेरे को व्यक्तिगत सुंदरता का है अधिकार है। जैसे आपको भाषण और अभिव्यक्ति की सुंदरता है, आप भाषण दे सकते हो, राइट टू स्पीच, अभिव्यक्ति। समझ गए? नहीं समझ गए? मीडिया वाले क्या करते हैं? इसका यूज करते हैं अभिव्यक्ति का, हर चीज के पीछे क्वेश्चन मार्क लगाकर जिसकी भी जिंदगी खराब करनी हो कर देते हैं। क्या मोदी चोर है? पीछे लगा दिया क्वेश्चन मार्क। अब तुम कहोगे भाई तुमने मोदी जी को चोर कैसे बोल दिया? बोला हमने बोला क्या, हम तो पूछ रहे हैं, क्वेश्चन मार्क नहीं देखा आपने पीछे। मतलब समझ आ रहा है? मीडिया इसका बहुत यूज करती है। और अगर ये अधिकार छीन लो ना तो मीडिया गई। क्योंकि अगर मीडिया बोल पा रही है, आप सरकार से जवाब मांग पा रहे हो, आप सरकार से क्वेश्चन कर पा रहे हो, आपको बोलने का अधिकार है, आप सरकार के खिलाफ आंदोलन कर पा रहे हो, पुतला जला पा रहे हो, रोड पे मार्शल कह सकते हो रोड जाम कर पा रहे हो, जस्ट बिकॉज ऑफ आर्टिकल 19 छीन लिया जाए तो फिर आप गए। आप सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते। जैसे चाइना में है, रशिया में है, क्योंकि वहां पर ये वाला प्रावधान नहीं है। तो समझ गए? आपको भाषण देने का अधिकार और अभिव्यक्ति का अधिकार। लेकिन ध्यान रखना, भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार आपको तब तक है जब तक देश में कोई समस्या नहीं है, जब तक आपके भाषण से उस जगह पर कोई वायलेशन नहीं होगा। लेकिन अगर सरकार चाहे तो इस पर भी रोक लगा सकती है, ये कहकर कि अगर आप भाषण दोगे तो आपके भाषण देने के बाद दंगे भड़क जाएंगे, तो ये लगाया जा सकता है रोक। ध्यान रखना इस बात को। अभिव्यक्ति की सुंदरता के तहत कभी कभी देखोगे सरकार क्या करती है, जब कहीं भी दंगा होता है या जब कहीं भी सरकार को लगता है कि यहाँ कोई घटना हो सकती है, तो वहां का नेट डाउन कर देती है कि ससुरा भाड़ में गए इनकी अभिव्यक्ति, बोलते रहे, ट्वीट ट्वीट करते रहे अपना, ये समझ गए? नेट डाउन कर देती है, कर्फ्यू लगा देती है। बात समझ गए? उधर क्या कर देगी? चक्का जाम कर देती है। समझ रहे हो? क्लियर? धारा 144 लगा देती है। तो प्रावधान है। और बिना हथियारों के सम्मेलन करने की सुंदरता है आपको, कि आप हमारे देश में सम्मेलन कर सकते हो, बैठक कर सकते हो, जैसे नेता करते हैं ना चुनाव से पहले। समझ गए? तो किससे करते हैं? समझ आया? आर्टिकल 19 से करते हैं वो लोग, कि आप बिना हथियारों, ध्यान रखना, बिना हथियारों करना है, उसमें किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए, सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाओगे, है ना। और डे टू लाइफ जो है उसमें आप कोई हस्तक्षेप नहीं करोगे किसी का, है ना, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। तो बिना हथियारों के आप सम्मेलन कर सकते हो, आप संघ बना सकते हो, संगठन बना सकते हो, और उसके अलावा आप भारत के अंदर किसी पॉलिटिकल पार्टी का क्रिएशन कर सकते हो। समझ गए? ये आर्टिकल क्या बोलता है आपका 19 का क्लोज 3 और 4 में लिखा है भ्रमण करने की सुविधा। आप भारत के किसी भाग में भ्रमण कर सकते हो, बस लॉकडाउन ना लगा हो, 352 ना लगा हो, आपातकाल ना लगा हो, उस जगह पर 144 ना लगा हो। मान लो किसी जगह पर 144 लगा हुआ है, वहां कर्फ्यू लगा हुआ है, वहां पुलिस वालों ने जगह जाम कर रखी है, आप करो नहीं मुझे इधर ही घूमना है जी, मैं यही घूमूंगा, तो फिर आपके लग जाएंगे डंडे। क्लियर? और फिर आपकी पिटाई लगा देंगे वो बेफालतू में, है ना, उठाकर पटक भी देंगे आपको, जेल में डाल देते हैं वो लोग। क्लियर? तो भ्रमण करने की सुंदरता है, बस कर्फ्यू लगा नहीं होना चाहिए। बसने की सुंदरता, आप भारत के किसी भूभाग के अंदर बस सकते हो, किसी भी भूभाग में। पहले जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं बस सकते थे, बट अभी 370 हटाने के बाद वहां भी आप जमीन ले सकते हो, वहां भी आप बस सकते हो। ठीक है? व्यापार करने की सुंदरता, आप कोई भी बिजनेस कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना व्यापार आप कैसे करोगे? लीगल होना चाहिए, लीगल व्यापार नहीं होगा। समझ गए? संविधान जिसको मान्यता देता हो वो व्यापार आप देश में कर सकते हो। जैसे आप मान लीजिए हमारे देश के अंदर वो कार्य खोल कर सकते, जैसे मान लीजिए आपने गलत असंवैधानिक कार्य करना शुरू कर दिया, जैसे मान लीजिए नशा, समझ गए नहीं समझ गए, ड्रग्स स्मगलिंग वगैरह, तो ये क्या है? ये एक इलीगल जो है प्रोसेस बिजनेस है, इसे संविधान मना
करता है। अगर आप करोगे, पकड़े गए तो आपको जेल हो जाएगी। समझ गए? जैसे मान लो मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, अब भैया मुझे व्यापार करने का, अपना छोटा मोटा बिजनेस करने का अधिकार है, तो मैं कर सकता हूँ, कोई मुझे मना नहीं कर सकता। बात समझ गए? समझ गए? बस इलीगल नहीं होना चाहिए। तो बताओ आर्टिकल 19 में आपको कितने प्रकार की स्वतंत्रता मिली है? 6 प्रकार की। हालांकि पहले ये 7 प्रकार की थी, इसमें से भी संपत्ति का हटाया गया क्योंकि इसमें छठे में ना संपत्ति थी। ठीक है, क्लियर? उसे भी यहाँ से हटा दिया गया क्योंकि मैंने कल ही वाली वीडियो पढ़ाया था आपको कि संपत्ति के अधिकार को यहाँ से हटाया गया। ठीक है ना? तो आर्टिकल 19 में जो आपको स्वतंत्रता मिली है वो कितने प्रकार की मिली है? समझ गए? 6 प्रकार की। पहला बोलने की स्वतंत्रता, भाषण की, ठीक है, अभिव्यक्ति की, फिर बिना हथियारों के सम्मेलन करने की, फिर संघ बनाने की, बात समझ गए, और फिर घूमने फिरने की स्वतंत्रता, फिर बसने की और व्यवसाय करने की। आप इसे याद कर लेना। कैसे याद करोगे? देखो, सबसे पहले आप भाषण दोगे, भाषण देने के बाद लोग आपकी बातों को सुनेंगे तो आप सम्मेलन करोगे, सम्मेलन कर लोगे, लोग आपकी बात को सुनेंगे, आप बोलोगे भाई तुम लोगों ने मेरी बात सुन ली, आप सहमत हो गए, चलो संघ बना लेते हैं। संघ बना लिया, आप घूम घूम कर आप पूरे देश में लोगों को बोलोगे अपने बारे में, तो भ्रमण करने का अधिकार, और फिर आप बस जाओगे कहीं पे, बसने का अधिकार, फिर बिजनेस करोगे। समझ आएगी? नहीं आया? व्यापार करने का अधिकार। कितने अधिकार है इसमें? 6 प्रकार के। ठीक है ना? भाषण का अधिकार, सम्मेलन करने का अधिकार, संघ बनाने का अधिकार, भ्रमण करने का अधिकार, और उसके बाद बसने का अधिकार। समझ गए? नहीं समझिए? क्लियर? और उसके बाद अपना व्यापार करने का अधिकार 19 में लिखा है। ठीक है ना? अब आर्टिकल 20 देखते हैं। आर्टिकल 20 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आर्टिकल 20 और 21 ये दो ऐसे आर्टिकल हैं जो सरकार आपसे कभी नहीं छीन सकती, कभी भी, चाहे आपातकाल लगा हो, चाहे 144 लगा हो, चाहे 360 लगा हो, चाहे 354 लगा हो, कभी सरकार आपसे ये आपके प्रावधान नहीं छीन सकती। इसीलिए इनको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग मौलिक अधिकार। समझ गए? 20 और 21। कभी क्वेश्चन पूछे ना कि सरकार आपके किन मौलिक अधिकारों पर रोक लगा सकती है, तो आप बोलोगे हमारे जो मौलिक अधिकार है उसमें 20 और 21 को छोड़कर सरकार हमसे सारे मौलिक अधिकार छीन सकती है। समझ आया कि नहीं आया? बट 20 और 21 कभी नहीं छीन सकती, ये ध्यान रखना हमेशा, बहुत खतरनाक है। इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। किसमें? आर्टिकल 20 में। पहला कि एक गलती की सजा आपको एक ही बार मिलेगी। भाई अगर आपने गलती एक बार किया, सजा भी एक बार मिलेगी। समझ गए? नहीं समझ गए? हाँ, लेकिन अगर आपने वही गलती दोबारा कर दी तो सजा बढ़ेगी आपकी। फिर नहीं समझे? जैसे मान लीजिए अगर मैं ये कहूं कि भाई मान लो मैंने किसी का मर्डर किया, ठीक है, और मर्डर करने के बाद मुझे 7 साल की क्या हो गई? सजा हो गई। तो मैंने भाई एक गलती कर ली और मुझे क्या हो गई? 7 साल की सजा। फिर मैंने जेल के अंदर जाकर एक और मर्डर कर दिया, तो भाई ऑलरेडी मैं तो जेल में ही था। अब अगर मैंने जेल में जाकर एक और मर्डर कर दिया तो क्या मुझे 7 साल ही सजा होगी या सजा मेरी 14 साल हो जाएगी? तो ध्यान रखना, अगर आप दोबारा मर्डर करते हो तो सजा आपकी बढ़ भी जाएगी। समझ गए? और संगीन करने लग गए आप तो भैया अपराधी बन गए, बिल्कुल खतरनाक, तो जज जो है वो आपकी सजा को बदल सकते हैं और वो आपको आजीवन कारावास तक दे सकते हैं। समझ गए? पावर है उनके पास। ठीक है, तो ये मत सोचना। हाँ, लेकिन अगर आपने अपराध एक बार करा उसके बाद दोबारा कभी वो अपराध या कोई भी अपराध नहीं करा तो आपको, बात समझ गए? समझ गए? उसी एक अपराध की सजा मिलेगी और एक ही बार मिलेगी। जैसे ही आपको, मान लीजिए आपने किसी का मर्डर किया, आपने 7 साल की सजा काटी, हालांकि करना नहीं चाहिए मर्डर, बहुत बुरी बात है, ठीक है ना? सबको जीने का अधिकार है, जीने दो, तुम किसी को कौन होते हो छीनने वाले, है ना? तो अगर मान लीजिए आपने किसी का मर्डर किया, हो जाता है कभी कभी आवेश में आकर, ठीक, तो 7 साल की आपने सजा काटी, फिर उसके बाद आप बरी हो गए, तो उसके बाद कभी भी उस मर्डर के आधार पर आपको सजा नहीं दी जाएगी। अब आप कोई दूसरा क्राइम करोगे, जो सजा मिलेगी उस दूसरे क्राइम की मिलेगी, आपको उस क्राइम की कभी सजा नहीं मिलेगी क्योंकि आपने उसकी सजा को भुगत लिया है। ठीक है, क्लियर? तो आपको एक गलती की एक ही सजा मिलेगी और दूसरा सजा जो है उस समय के कानून के हिसाब से मिलेगी। बात समझ गए? जैसे मान लीजिए 2024 के अंदर मैंने मर्डर किया था और उस टाइम पर कानून ये कहता था कि अगर आप किसी का मर्डर करोगे तो 7 साल की सजा है। लेकिन 2025 में क्या हुआ कि जब सरकार ने एक कानून बनाया कि अब अगर कोई किसी का मर्डर करता है तो उसको 50 साल की क्या होगी? सजा होगी। समझ गए? तो मैंने मर्डर कब किया था? 2024 में, और सरकार ने 2025 में कानून को बदलकर क्या कर दिया कि 7 साल सजा 50 साल कर दी। तो मुझे कितने साल की होगी? 7 साल की, 50 साल की। देखो अगर मैंने मर्डर 2024 के अंदर किया था, ठीक है, क्योंकि उस टाइम तक मर्डर करने की सजा कितनी थी? 7 साल, तो मुझे 7 साल ही सजा दी जाएगी। लेकिन अगर मेरे मर्डर करने के बाद सजा 50 साल हो गई तो मुझे 7 साल ही मिलेगी, क्योंकि जिस समय मैंने अपराध किया था उस समय माना जाएगा कि इस समय उस अपराध का प्रावधान क्या था, सजा क्या थी। समझ गए? तो जब भी कोई आप अपराध करते हो, ना तो उसके पहले पे ना तो उसके बाद पे, जो उस समय प्रावधान था आपको सजा उसी आधार पर दी जाती है। क्लियर है? ये बात ध्यान रखना। और सजा के बाद भी व्यक्ति को क्या मिलेगा? संरक्षण मिलेगा। ये नहीं है कि भाई अगर आप कोर्ट में, देखो एक्चुअली में ना अपराध के अंदर कई सारे केस फाइल होती है। जैसे मैं आपको समझा देता हूँ, मान लीजिए आपने कोई अपराध किया तो सबसे पहले अपराध के बाद आपको पुलिस गिरफ्तार करेगी वारंट वगैरह दिखाकर, ठीक है, आपके खिलाफ जो एफआईआर करेगा वो आपके खिलाफ नाम में लिखवाएगा, फिर पुलिस आएगी आपको उठाएगी, ठीक है। अब आपको उठा के लेके जाएगी पुलिस थाने में। थाने में जाने के बाद आपके ऊपर एफआईआर बनेगी और फिर आपको कोर्ट ले जाया जाएगा। अब कोर्ट में जाने के बाद
आप अपना वकील करोगे, वो अपना वकील करेगा और यहाँ पर आपका मुकदमा चलना शुरू होगा। ठीक है, अब जब आपका मुकदमा चलना शुरू होगा, मान लीजिए कोई आपने अपराध किया है तो जज जो है आपको जेल में डाल देगा, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर अभी आप अपराधी नहीं हो, समझ गए? अभी आप पर मुकदमा चल रहा है, ना तो आपको सजा सुनाई गई है, ना आप अपराधी हो। अभी अभी आप सिर्फ जेल में जाओगे और आप अपने घर के कपड़े पहनोगे, समझ गए नहीं समझ गए? आपको अभी जेल की ड्रेस नहीं दी जाएगी, जो एक होती है ना व्हाइट ड्रेस, बिल नंबर 786, वैसा कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। अभी मुकदमा चल रहा है, अभी आप अपराधी हो बेगुनाह हो कुछ भी नहीं पता, ठीक है ना? अब आपका वकील केस लड़ेगा, उनका वकील केस लड़ेगा, आप अपने एविडेंस इकट्ठा करोगे, वो अपने एविडेंस इकट्ठा करेंगे और इसी में होगा आईओ, जो आपके केस की पूरी इन्वेस्टिगेशन करेगा। आईओ बहुत मेन होता है। आईओ का मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, एसआई रैंक का होता है ये, बात समझ गए? डबल स्टार। ये केस को ऑपरेट करता है, पूरा केस इसी के हाथ में होता है और इसके पास ही पूरी फाइल होती है आपकी। वही इसमें लिखेगा कि मैं इस केस में मतलब समझ गए, इस बंदे से बात करी, इधर गया, वो जितना भी आपके केस में इंक्वायरी होगी ना वही करेगा, समझ गए? वही आपके एविडेंस इकट्ठा करेगा, वही कोर्ट के अंदर पेश करेगा, उसके ऊपर जिम्मेदारी होती है आपके केस की। आइए बहुत ताकतवर होता है, ठीक है? अब आपके ऊपर केस चला, आपकी हायरिंग हुई, 4-5 बार हायरिंग हुई और मान लीजिए लास्ट हायरिंग में आपको सजा मिली और जज ने कहा कि भैया तमाम सबूतों के आधार पर आपको मुजरिम पाया जाता है और आपको 5 साल की सजा सुनाई जाती है, तो अब आप क्या बनोगे? अपराधी बनोगे। अब आपको 5 साल सजा होगी, तो अब आप जो है जेल में जाओगे, मतलब जेल में पहले ही थे, आपको जेल में ले जाएंगे, लेकिन अब आपकी क्या होगी? सजा मिल गई है। अब अपराधी कहलाओगे और आपको वर्दी मिल जाएगी जेल में जाके, समझ गए? क्या मिल जाएगी आपको? वर्दी। तो वो होता है सजा। ऐसा नहीं है भाई किसी के ऊपर आपने केस कर दिया तो अपराधी ही हो गया, जेल जाने वाला हर व्यक्ति अपराधी है। कभी कभी ऐसा भी होता है, झूठे मुकदमे में लोग फंसा देते हैं। 2 महीने बंदे ने जेल काटी, उसके बाद पता लगा कि यार ये तो बेगुनाह था, तो 2 महीने तो वो जेल काट चुका है ना, समझ गए नहीं समझ गए? तो ये देखोगे ना, ऐसा नहीं है हम गिल्टी करा देते किसी व्यक्ति को, नहीं समझे? जैसे बहुत सारे केस आप सुनोगे ना कि कभी कभी ऐसा भी होता है, व्यक्ति बेगुनाह था, उसने 50 साल सजा काट ली, उसके बाद पता लगा जज को कि यार इसके खिलाफ तो सबूत था ही नहीं, है ना, और ये बेगुनाह था, अब इसको छोड़ो, मतलब बंदे ने सजा काट ली है। बहुत जगह पे आप सुनोगे पहले ऐसा होता था, जब लोग जागरूक नहीं थे, लोग पढ़े लिखे नहीं थे, समझ रहे हो? तो ये समझ गए नहीं समझ गए? आपको संरक्षण देगा कि आपको जेल के अंदर भी संरक्षण दिया जाएगा, रोटी पानी दी जाती है। इसमें आर्टिकल 21 में क्या है? इसमें प्राण एवं दैहिक सुंदरता है कि आपके प्राण कोई आपसे नहीं छीन सकता, मतलब आपकी लाइफ को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, कोई आपकी जिंदगी को नहीं छीन सकता, कोई आपको मार नहीं सकता, समझ गए? क्लियर है? दैहिक सुंदरता का मतलब क्या है? आप अपने शरीर को खुद भी त्याग नहीं सकते भैया, सुसाइड भी क्या है, समझ गए नहीं समझ गए? सुसाइड भी मर रहे हैं। अगर आप अपने आप को मारना चाहते हो और बच गए तो आपके ऊपर भी केस हो जाएगा। क्लियर है? क्यों? आप देश के नागरिक हो। ये कितना खतरनाक कानून है, समझ गए? कोई आपको मार नहीं सकता, यानी कि चाहे आपातकाल लगाओ चाहे कुछ भी लगाओ, आपको जेल में डाल सकते हैं, जुर्माना लगा सकते हैं। जैसे लॉकडाउन के अंदर क्या था, अगर आप सरकार की बात नहीं मानोगे तो आप 2000 का जुर्माना लगा देगा, डंडे पड़ेंगे, जान से थोड़ी मार देंगे, समझ गए? तो भैया जान से तो कोई भी नहीं मार सकता आपको, लेकिन ध्यान रखना कानूनी प्रक्रिया के तहत आपकी जान को लिया जा सकता है। अगर कानूनी प्रक्रिया, मान लीजिए आपने किसी का रेप कर दिया और बहुत संगीन अपराध कर दिया, नहीं समझे, तो सरकार जो है, सॉरी सुप्रीम कोर्ट जो है, कानूनी प्रक्रिया के तहत आपके प्राणों को लिया जा सकता है, समझ गए नहीं समझ गए? इस कोर्ट ऑर्डर सुना था कि फांसी दी जाती है, बात समझ गए? हैंगिंग कर दो इन बंदे को, ठीक? तो कानूनी प्रक्रिया के तहत आपके प्राण लिए जा सकते हैं, अदरवाइज नहीं, ठीक है ना? जैसे कभी कभी देखोगे आप भगोड़े हो जाते हो तो देखोगे एनकाउंटर हो जाता है, समझ गए नहीं समझ गए? तो वो अलग चीज है, ठीक? तो प्राण एवं दैहिक सुंदरता। अब यहीं पर आओ आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 में क्या लिखा हुआ है? इसमें 3 प्रकार की सुंदरता दी गई है। 3 प्रकार की कौन कौन सी? सबसे पहला कि जब भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा तो उसको पहले गिरफ्तार करने से पहले वारंट दिखाना होगा। क्या दिखाना होगा? वारंट। लेकिन ध्यान रखना हर जगह वारंट नहीं चलेगा। कोई संगीन अपराध है, अब बहुत संगीन अपराध, ठीक है, हत्या, डकैत, बात समझ गई नहीं समझ, बलात्कार वगैरह हो गया, उस कंडीशन में शायद आपको पुलिस बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर ले। और हालांकि देखोगे ना, जो ऐसे कॉलोनी वगैरह वगैरह वाला इलाके होता है ना, वहां पर तो पुलिस कुछ वारंट नहीं, सीधा पकड़ती है, उठाती है और लेके चली जाती है। आप बोलोगे वारंट, एक घंटा और पड़ेगा आपके, चल ससुरे वारंट, अभी तरह वारंट बनाती हूँ, नहीं समझे? हमारे देश में तो यही है भाई। 50% तो पुलिस वालों को पता ही नहीं है कि भैया कैसे बात करनी है। वो ढंग से बात कर ले तो बहुत बड़ी बात है, वो आप कहते तो समझ लो तुम्हारे को स्वर्ग दिख गया। पुलिस वाला थोड़ी हो भगवान है इसका मतलब, वो तो बात ही नहीं करते थी सीधे मुंह, गाली से तो उनकी बात होती है। पता नहीं भाई क्या सीखते हैं ट्रेनिंग पे। तो व्यक्ति को गिरफ्तार करने के बाद वारंट बताना, क्या दिखाना होगा? वारंट दिखाना, मतलब गिरफ्तार करने से पहले वारंट दिखाना होगा। आप पूछ सकते हो भाई मुझे किस बिहाफ पर गिरफ्तार किया जा रहा है, और जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है 24 घंटे के अंदर उसे न्यायालय में सह सजील प्रस्तुत करना होगा। बात समझ गए नहीं समझ गए? यानी कि उसे कोर्ट के आगे पेश करना होता है 24 घंटे के अंदर। किसको? किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, ठीक है? तो ये बात ध्यान में रखना। लेकिन ध्यान रखना इसमें छुट्टी का समय और आने जाने का समय काउंटर नहीं होता, समझ गए? क्लियर है? और गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी पसंद का वकील करने का अधिकार होता है। अगर आप अपना वकील नहीं कर रहे तो आपको सरकारी वकील मिलेगा, ठीक है?
आप कोर्ट में जाकर कहते हैं ना कि सर मेरे पास वकील करने का पैसा नहीं है, तो जज आपको सरकारी वकील मुहैया कराएगा। ठीक है, अगर आपको पुलिस वाले गिरफ्तार कर लेते हैं तो वो आपको राइट देंगे कि आप अपने घर पे कॉल करके बता दो कि मम्मी मुझे गिरफ्तार कर लिया, 2,000 रुपये लेके आ जाओ फटाफट, छुड़ा लो मुझे। ठीक है, तो समझ आ गया आर्टिकल 22 में क्या है। आर्टिकल 22 के अंदर बताया गया सुंदरता के बारे में। तो 19, 20, 21 और 22 अब समझ आएगा कि इसमें सुंदरता है कितने प्रकार की, समझ गए, क्लियर। इसमें 3 प्रकार की, इसमें 6 प्रकार की दी गई है, इसमें 3 प्रावधान बताए गए हैं, इसमें प्राण वाली सुंदरता दी गई है आपको, और इसके अंदर आपको कुछ सुंदरता के अधिकार दिए गए हैं। तो ये सारे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनके बिना तो आप सोचो जी पाओगे। अगर ये सब अधिकार ना हो, ये मौलिक अधिकार ना हो, तो कोई भी आपका शोषण कर जाएगा, कोई पुलिस वाला आएगा पकड़ के ले जाएगा। आप कहते जाना भैया कहाँ ले जा रहे हो मुझको जी, बोल देगा कहाँ ले जा रहे हो चल, लेकिन अभी तुमसे कर ले और तुम एक बार उससे कह दो कि सर आर्टिकल 22 के तहत आप मुझे बिना वारंट गिरफ्तार नहीं कर सकते, मेरा कोई संगीन अपराध नहीं है, मैंने बस बगल वाले आंटी को देखा ही तो था, और इतने में आप मुझे ले जाओगे, नहीं समझे, आंटी ने कंप्लेन करी, बताओ तो सही पहले, वारंट तो दिखाओ, और मुझे आप जेल ले गए, 48 घंटे तक आपने मुझे रखा है, मैं जा रहा हूँ कोर्ट, पुलिस वाला आपको बोलेगा भाई साहब मिठाई कौन सी खाओगे, बीकानेर की अग्रवाल की, समझ गए, क्लियर। ध्यान रखना ये पावर है मौलिक अधिकार की, समझ गए, ये व्यक्ति जानेगा तभी तो कर पाएगा उसकी मांग। अब आओ आर्टिकल 23 से 24, जो हमारा तीसरा मौलिक अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। बात समझ गए नहीं समझ गए, क्लियर। हालांकि अब आपके काम का नहीं है, बच्चों के काम का ज्यादा है, ठीक है, लेकिन इसमें आपका ये ऊपर वाला काम का थोड़ा सही है, ठीक है, ये तो बच्चों के लिए समझ लो। अब जो हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार है, इसमें क्या बोला है, देखो शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 से किसमें लिखा है, 24 में। हमारा कौन सा मौलिक अधिकार है, तीसरा फंडामेंटल राइट है। देखो पहले हमारे देश में क्या था, जब राज अंदर था, जब अमीर लोग जमींदार लोगों की पावर हुआ करती थी, अमीर लोग हुआ करते थे, तो वो ना गरीब लोगों को बहुत शोषण करते थे। जैसे केजीएफ मूवी के अंदर आपने देखा भी होगा कि गांव से गरीब गरीब लोगों को पकड़ कर ले गए और उनसे खानों के अंदर काम करवाया जाएगा, उनको ना भागने दिया जाएगा, उनको ना अच्छा खाना दिया जाएगा, ना उनको कोई तनख्वाह दी जाएगी, उनसे बस जबरदस्ती फोर्स लेबर करवाया जाएगा, उनसे बलत श्रम करवाया जाएगा, है ना। तो ये क्या हो रहा है, उनका शोषण ही तो हो रहा है ना। बात समझ गए, आप काम करवा रहे हो, उनको आजादी नहीं दे रहे, समझ आया, केजीएफ मूवी के अंदर देखा होगा आपने। तो आर्टिकल 23 कहता है कि बल्लत श्रम, जबरदस्ती श्रम, यानी कि आप किसी के साथ जबरदस्ती श्रम नहीं करा सकते। बल्लत मतलब होता है किसी के साथ जबरदस्ती श्रम नहीं कर, किसी आप जबरदस्ती नहीं कर सकते ये काम कर, आज के डेट में अगर उसका मन करेगा नहीं तो नहीं करेगा, तुम मुझसे जबरदस्ती नहीं कर सकते भैया पढ़ाओ, मेरा मन करेगा पढ़ाऊंगा, नहीं मन करेगा तो नहीं पढ़ाऊंगा, बात समझे, बट आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। दूसरा बेरोजगारी, बेरोजगारी नहीं भाई, ये गलत है, बेरोजगारी नहीं, बेगारी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बेगारी। आप किसी से बेगारी नहीं करवा सकते। बेगारी का मतलब होता है कि आपने उससे काम करवाया और उसको आप पेमेंट नहीं करोगे, उसको क्या बोलते हैं, बेगारी। जैसे मान लीजिए आप यहां से बैठकर अपने किसी दोस्त के घर पे चले गए रिक्शे में, अब आप चले तो गए, लेकिन आपने उस रिक्शे वाले को पैसे नहीं दिए, तो पकड़ लेगा आपको, ले जाएगा पुलिस के पास, सर देखो वहां से बैठ के यहाँ आ गया और पैसे नहीं दिए। लड़कियां बहुत करती हैं ऐसा, समझ गई, भाग जाती हैं, ठीक है। तो बेगारी समझ में आ गया कि नहीं आ गया, है ना। तो बेगारी का मतलब होता है कि काम करवा लेना बट उसकी पेमेंट ना देना। जैसे मान लीजिए आपने किसी मजदूर से काम करवाया, उसकी तनख्वाह नहीं दोगे तो क्या है, बेगारी। पहले यही तो होता था, लोग जबरदस्ती काम करवाया करते थे, अंग्रेज हमसे खेतों में, अपने खेतों में काम करवाते थे लोग, पहले बंधुआ मजदूरी करवाते थे कि मेरे पास ही काम करेगा, भाग गया तो पिटेगा, दाग दिया करते थे उनको कि भाग गया तो पकड़ लेंगे तो पहचान भी लेंगे तुझे, मारेंगे बहुत, समझ गए। बेगारी थी, बंधुआ मजदूरी थी, बल्ला श्रम था, बहुत बहुत बुरा हाल था हमारे देश में, समझ गए। और ऐसा नहीं हमारे देश में, यूरोप में भी था ऐसा, इटली में बहुत था, आपने पढ़ा भी होगा 11वीं क्लास में, इटली में तो 70 लाख के आबादी में 30 लाख दास थे, दास पर था, समझ गए नहीं समझ गए, यही था स्लेवरी, ठीक है। तो बिना वेतन के मजदूरी पर रोक लगाया गया और सरकार ने कहा बिल्कुल मना है भाई साहब, बिल्कुल, आप जिससे कोई भी कार्य करा रहे हो उसको उसका मेहनताना दोगे, किसी से बल्लत श्रम नहीं कराओगे, समझ गए, किसी से बेगारी नहीं कराओगे, तो इसको आर्टिकल 23 में बोला गया कि कंप्लीटली बैन है। और आर्टिकल 24 के अंदर क्या बोलेगा, ध्यान रखना कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक काम में नहीं लगाया जा सकता, समझ गए, क्लियर है कि आप नाबालिग यानी कि छोटे बच्चों से काम नहीं करवाओगे। लेकिन आप देखोगे हमारे देश में आज भी कभी कभी चाय की टपरी पर बहुत मोस्ट कॉमन है ना। हालांकि बड़ी जगहों पर तो नहीं होता है ना, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां रजिस्टर्ड होती है तो उनको पता होता है भाई कभी छापा पड़ गया, डर वर उनको लगता ही है, तो देखोगे वो 18 साल से कम के बच्चे लेते भी नहीं, ठीक है, तो उनको डर लगता है इसीलिए वो नहीं करते। बट टपरी वगैरह की दुकान पे हो गई, चाय वाय की टपरी नहीं होती, छोटी मोटी दुकानें हो गई, है ना, तो वहां पर ये बच्चे करते हैं काम बेसिकली। बट कभी कभी देखोगे ये कंडीशन भी हो जाती है, जैसे कंडीशन इन द सेंस मान लो कि कोई बच्चा कहीं पर कार्य कर रहा है, नहीं समझे, नाबालिग बच्चा, और आप कंप्लेन कर दो और पुलिस आती है उस बच्चे से पूछती है कि भाई आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, काम कर रहे हो, आपकी उम्र कितनी है, बोलता है 12 साल, तो कानून के हिसाब से तो नहीं कर सकता। बट अगर वो बच्चा ये कह दे कि मैं अपनी स्वेच्छा से कर रहा हूँ, तो फिर आप उस दुकान वाले को क्या कह सकते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है ना, घर के हालात जो होते हैं वो उम्र नहीं देखते, वो आपको भेज देते काम पर कि जाओ बेटा कमा कर लाओ, उसके घर वाले कह देंगे भाई सब क्या करें, हमारे घर में नहीं चल पा रहा है, हमारे को काम कराना पड़ेगा अपने बेटे से,
बट समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो ये किस में आ जाएगा? आर्टिकल 14 में। आर्टिकल 14 में क्या, खतरनाक काम नहीं करवाओगे। हाँ लेकिन भैया थोड़ा बहुत चल जाता है, बट खतरनाक काम जैसे पहले माइंस के अंदर बच्चों को बहुत लगाया जाता, माइंस में, फैक्ट्रियों में बच्चों को लगाया जाता था पहले, क्योंकि बच्चे मन बोले होते थे, इनको तनख्वाह बहुत कम देते थे, छोटा मोटा पैसा, कुछ भी पैसा दे दिया, है ना, और बच्चे फटाफट फटाफट काम कर दिया करते थे। हरामी होते हैं बड़े लोग, तो मर्द जो होता है हरामी, वो थोड़ी देर बाद गुटखा बनाने लग जाएगा, सुरती बनाएगा, भैया तनी बैठो यार, नहीं समझे, सो जाता है वो। तो बच्चे हरामी होते हैं, काम करते हैं, समझ गए, देखो कैसे काम करा रहे बच्चों से। ठीक, तो अब आप लेबरिंग नहीं करवाओगे, चाइल्ड लेबरिंग जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो ये किसमें बोलेगा? आर्टिकल 24 के अंदर। अब हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर आर्टिकल 25 से 28, फिर उसके बाद 29, 30 और आर्टिकल 32 महत्वपूर्ण है। 3 मौलिक अधिकार पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, आज के लिए सिर्फ इतना ही।